ये सियासी इम्तिहानों का मौसम है। हिमाचल में इम्तिहान, गुजरात में इम्तिहान, अभी कल बाई इलेक्शंस का इम्तिहान निपटा 7 राज्यों में, दिल्ली में एमसीडी का इम्तिहान, और देश के सबसे बड़े सूबे में 2 बेहद महत्वपूर्ण स्थानों पर उपचुनाव का इम्तिहान। वो इम्तिहान ऐसा है जो समाजवादी पार्टी के भविष्य से सीधे सीधे वाबस्ता है। मसला ये नहीं कि कुछ समय के लिए विधायक हो जाएगा आदमी तो क्या कर लेगा कि उससे क्या पार्टी का भविष्य बन जाएगा। एक परसेप्शन होता है ना बाई इलेक्शन में, या एक लोकसभा जीतने हारने से क्या होगा, वैसा मसला नहीं। जो न मानियो ब्रह्म सर तो महिमा मिटे अपार, तुलसीदास ने कहा। उसी संदर्भ हमें उसी हाइट पर जाके सोचना होगा। मैनपुरी और रामपुर, मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव अगर समाजवादी पार्टी के लिए सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण कहे जा रहे हैं तो ये बहुत स्वाभाविक बात है। एक सीट वो है लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी की जो मुलायम सिंह जी के दिवंगत होने के कारण रिक्त हुई। अब मुलायम सिंह जी से बड़ा नेता तो सपा में कोई नहीं हो सकता। वो उनकी सीट है, उनका स्थान है, उनकी कर्म भूमि है, इसलिए उसका अपना महत्व है समाजवादी पार्टी के लिए। और रामपुर समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद सबसे बड़े चेहरों में शुमार रहे दशकों तक। पार्टी के मुस्लिम व जनाधार के सबसे बड़े चेहरे रहे दशकों तक। मोहम्मद आजम खान के सदस्यता जाने के कारण रामपुर विधानसभा की सीट खाली हुई है, वहां चुनाव है। इसलिए दोनों बाय इलेक्शंस बहुत प्रतिष्ठापूर्ण है सपा के लिए, अखिलेश यादव के लिए और आजम खान के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी, क्योंकि आजम खान अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में इस वक्त चल रहे हैं, परिवार सहित। शरीर से लेके सियासत तक हर जगह आजम खान संकटों से घिरे हैं। और स्वाभाविक है जब इतना बड़ा इम्तिहान हो और सामने आपकी खिलाफत में बीजेपी जैसी पार्टी हो जिस पर एक धुन सवार रहती है कि सब जगह हम ही जीते, उसके लिए मेहनत करती है, संघर्ष करती है, जूझती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती मैनपुरी और रामपुर में किलेबंदी में। इसलिए ये चुनाव विस्फोटक हो गए। इनमें अतिरिक्त तो रोमांच है, अतिरिक्त उत्साह आपको दिखेगा और अतिरिक्त राजनीतिक उठापटक दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा, आजमगढ़ लोकसभा और रामपुर लोकसभा, ये 2 लोकसभा जीतकर उसने जो मैसेज दिया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उस मैसेज को और आगे ले जाना है, अगर और पुख्ता करना है और मजबूत करना है, तो रामपुर शहर की विधानसभा सीट और मैनपुरी की लोकसभा सीट ये भी जीतना होगा। उसके बाद मोटे तौर पर मानिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी मान सकती है कि उसका अश्वमेध पूरा हुआ। अमेठी जीत ही चुके हैं, रामपुर लोकसभा जीत ही चुकी है, आजमगढ़ जीत ही चुकी है, मैनपुरी भी जीत जाएगी। अगर जीत लेगी भाजपा तो फिर मानना पड़ेगा कि फिर शायद इस 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में विपक्ष कहाँ है और किस हाल में है, ये खोजना पड़ेगा, ये खोजना पड़ेगा। इसलिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है। बड़ा संघर्ष, कड़ा संघर्ष, निर्णायक संघर्ष। और आप सोच सकते हो यहां से जो परिणाम आएगा
वो साल सवा साल बाद लोकसभा चुनाव होना है, वो विपक्षी दलों का मनोबल भी तय होगा यहां से। समाजवादी पार्टी के लिए ये एक नेगेटिव बात हो गई कि गोला गोकर्णनाथ के बाई इलेक्शन में उसके उम्मीदवार की पराजय बड़ी भारी अंतर से हो गई। लगभग 34,000 से ज्यादा वोट से हारी समाजवादी पार्टी। और मायावती ने लगे हाथ उस पर तंज भी कर दिया कि अब गोला गोकर्णनाथ की पराजय पर किसके सिर ठीकरा फोड़ेगी समाजवादी पार्टी, क्या बहाना बनाएगी। और यही नहीं रुकी, वो इशारा कर गई। मायावती का इशारा आज का बड़ा दूरगामी है। वो इशारा कर गई कि बसपा बाई इलेक्शन नहीं लड़ती। इसका मतलब मैनपुरी और रामपुर विधानसभा, ये दो बाई इलेक्शंस जो होने हैं अब, वहां भी बीएसपी का उम्मीदवार नहीं होगा। तब संकट और घनीभूत हो जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि सपा खुद कहती है कि बीएसपी अपना वोट भाजपा के कैंडिडेट को ट्रांसफर करा रही है। और कल समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली कहा था कि मायावती की पार्टी ने 2014 से ठेका ले लिया समाजवादी पार्टी को मुसलसल हराने का और भाजपा को जिताने का। अब भाजपा को जिताने का ठेका लिया नहीं लिया वो तो बीएसपी वाले बताएंगे या भाजपा वाले, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी हर फोरम पर इस बात को दोहरा रही है कि हमारी हार में, हमारी पराजय में हाथी वाली पार्टी की भूमिका सबसे बड़ी। तो लाख टके का सवाल ये भी खड़ा होता, भाई हाथी वाली पार्टी आपको जिताने के लिए थोड़ी ना बनी है। अपने जीत का हौसला और इंतजाम खुद करना पड़ता है। कोई दूसरा क्यों करेगा आपकी जीत का इंतजाम? ये एक बड़ा सवाल है। एम और वाई, एक पिलर एम तो एक पिलर वाई। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि एम फॉर रामपुर मान लीजिए यहाँ, और वाई के संदर्भ में मैनपुरी मान लीजिए। इसलिए भी ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस वक्त हम ये बातचीत कर रहे हैं उस वक्त का संकेत ये है कि संभवतः तेज प्रताप समाजवादी पार्टी की ओर से मैनपुरी में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब मुलायम सिंह ने मैनपुरी छोड़ी थी और आजमगढ़ को रिटेन किया था, तब उनकी जगह पर तेज प्रताप ही लड़े थे। ऐसा संकेत है। और संकेत ये भी है, जो मैं बाद में बहस में मुर्तजा अली से पूछूंगा, कि शिवपाल यादव से बातचीत हो गई और शिवपाल यादव ने अपना दावा विड्रॉ कर लिया। और बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव की ब्लेसिंग्स भी तेज प्रताप के साथ होंगी। ये सब अभी सूत्रों के हवाले से है, लेकिन अगर ऐसा ही हो जाता है तो उसका एक मायने होगा, और नहीं होता तो भी एक मायने होगा। मैनपुरी और रामपुर यूँ तो बाई इलेक्शन है, और बाई इलेक्शन सरकारों की सेहत पे बहुत असर नहीं डालते, और जब इतने बड़े बहुमत से सरकार चल रही है तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। और 24 में फिर चुनाव होना ही है लोकसभा का, तो मैनपुरी से जो भी जीतेगा उसके पास कार्यकाल साल सवा साल का ही होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए इससे बड़ा इम्तिहान कोई नहीं हो सकता कि मुलायम सिंह और आजम खान के सीट पर क्या रिजल्ट आता है। राजनीति में 2-2-4 की जरूरत नहीं पड़ती। उनने अभी पिछले चुनाव में नेताजी लड़े चुनाव मैनपुरी से, अलायंस नहीं, केवल सशरीर मायावती जी मैनपुरी आई मंच पर, मुलायम सिंह जी का हाथ पकड़ खड़ा किया, कहा भाई नेताजी को वोट करो। इतना होने के बाद 90-91 हजार वोट से मुश्किल से जीत मिली थी। इसलिए कोई मैनपुरी कोई सेफ हो नहीं। मुलायम सिंह जी से कद का नेता, मायावती से अलायंस, उसके बाद जीते कितने से? 90 हजार से। तो अगर शाक्य उम्मीदवार बीजेपी उतार देती है और शिवपाल यादव की मन से सिंपैथी भी उसके साथ हो जाए तो बहुत है।
इस मैनपुरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 विधानसभा सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है। पता नहीं लोग उसको कितना स्मरण कर रहे हैं इस वक्त के नहीं। एक सीट खुद अखिलेश जी की है करहल, और दूसरी सीट शिवपाल यादव की है जसवंत नगर। ये भी बड़ा पेच है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। मुर्तजा अली नावेद शिको कह रहे हैं कि आखिरी मौका है, बाद में बातें बातें बचेंगी, यादें यादें बचेंगी, एल्बम देखो पुराना। जो कुछ है मैनपुरी का यही चुनाव है, इसमें शिवपाल यादव जो भी स्टैंड ले सकते हैं। उसके बाद उनके पास ऐसा अवसर नहीं होगा कोई जिसमें वो कोई दांव खेल पाए और उस दांव की चर्चा हो, उस दांव का महत्व हो। शिवपाल जी की पार्टी कह रही है कि हमारी छोड़ो, हम तो जो लुटे पिटे सो लुटे पिटे, चलो हम तो 0 पे आ गए, लेकिन जिनके पास 2-4 आना बचा उनकी सोचो, उनके लिए आखिरी मौका है, नहीं तो वो भी हमारे जैसे हो जाएंगे। जो उन्होंने नहीं कहा वो मैं कह दे रहा हूं, उनका कहना कि नहीं तो वो भी हमारे जैसे हो जाएंगे। दोनों सरसैया घाट पे गंगा नहाओ, वहीं आलू भूनो और वहीं खाओ और सो जाओ, ये कह रहे हैं। मतलब हिंदी में सरल भाषा में अर्थ ये है भैया, यूपी भाषा में गांव देहात का आदमी समझ ले। क्या घोड़ा गाड़ी बंगला तो चलेगा, वो तो मान लो परमानेंट है सबके पास, वो तो उतनी व्यवस्था तो सब हो ही गई, लेकिन बाकी झांकी नहीं रहेगी। ये बात समझ में आई अभी निकल के। देखो प्रैक्टिकलिटी अलग चीज है ना। अब मैं दूसरा उदाहरण, जैसे उन्होंने कहा कि चुनाव हारना जीतना अलग बात है, ये वैराग्य भाव राजनीति के मैदान में नहीं चलता मित्र, इसको पलायन ही कहते हैं सरल भाषा में। राहुल गांधी 350-400 किलोमीटर चले तेलंगाना में, नाना प्रकार की आयोजन हुए तेलंगाना में यात्रा में, और तेलंगाना के बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 60,000 प्लस वोट लेके नंबर 2 हो गई। जीती तो टीआरएस, और कांग्रेस रसातल में चली गई। जब राहुल जी वहां मौजूद, जिस वक्त चुनाव हो रहा था तब राहुल जी वहीं थे, रिजल्ट आ रहा था तब भी तेलंगाना ही में थे। आज रात में 9 बजे महाराष्ट्र में जाएंगे। अगर फिर कांग्रेस ये कहे कि देखिए नहीं हम तो देश बदल रहे हैं, कांग्रेस को मेरा प्रणाम, वो देश बदल रहे अच्छी बात है। अगर राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव से जीत हार से ही तय होगी हैसियत दोस्त, ठीक ना। मोटी बात तो ये है, अन्यथा गांधी हो जाओ, चुनाव से अलग रहो, महात्मा गांधी हो जाओ, जयप्रकाश नारायण हो जाओ, विनोबा हो जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर पार्टी है तो मसला रहेगा। 2 बड़े चुनाव उत्तर प्रदेश में जो बड़े पॉलिटिकल बैटल हैं, रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा। मायावती जी ने इशारा कर दिया आज कि हम बाई इलेक्शन नहीं लड़ते, और वाकई उन्होंने तंज किए, वो उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने ये इशारा रामपुर और मैनपुरी के लिए भी कर दिया। अब स्थिति बचती है, रालोद से समाजवादी का अलायंस है, ठीक, तो आप ही बचते हैं कांग्रेस। इन दोनों बड़े पॉलिटिकल बैटल्स में कांग्रेस अपनी स्थिति क्या देख रही है और गोला के चुनाव को कैसे देख रही है? मामला बिल्कुल दो ध्रुवी हो जाएगी लड़ाई, एक और भाजपा, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी। रामपुर और मैनपुरी दोनों। अब ये बात साफ हो गई, बहन जी तो पहले मोहर लगा चुकी, भाई हम इस सब लफड़े में नहीं पड़ते। लेकिन मैं एक बात कह के फिर आनंद दुबे के पास आऊंगा। उड़ीसा में बाई इलेक्शन लड़ी कांग्रेस, 13 साल में 24% से चल के 2% पर वोट आ गया, 24 से 2%। अभी लड़ी, अभी जो जिनकी कल नतीजे आए, तेलंगाना में लड़े, फिर छोड़ ही देते बाई इलेक्शन, कह देते भाई भारत जोड़ो में लगे हैं। तेलंगाना में तो आप तब चुनाव लड़े जब वहीं तेलंगाना में चुनाव और वहीं भारत जोड़ो यात्रा, नहीं छोड़ा। ये तथ्य हैं जो जिनका समय के साथ उत्तर पार्टियों को देना होता मित्र। आनंद दुबे जी, रामपुर लोकसभा और आजमगढ़ लोकसभा जितने बड़े और विकट चुनाव थे, उतने ही बड़े विकट चुनाव, उसमें 2-4 डिग्री ज्यादा मान लो, कम तो कतई नहीं, ठीक। चूंकि आजम खान के लिए मानकर चलिए, जैसे ग्रह गोचर हैं उनके और उनके परिवार के शारीरिक मानसिक सब तरह की जैसी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, पूरा परिवार, ये नहीं वो आज अब्दुल्ला का फिर वो सुप्रीम कोर्ट से भी कैंसिल हो गया है मेंबरशिप,
तो जो परिस्थितियां हैं मुझे लगता है वो उनके रुबाब रुतबा गरूर जो कुछ है वो आखिरी बार इम्तिहान में जाएगा रामपुर में, उसके बाद लड़ने लड़ाने की स्थिति भी नहीं रहेगी है। अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, लेकिन ऐसी स्थिति बन रही है। ठीक। और मैनपुरी तो घर ही समझ लो, कर्म भूमि ही है, और उसमें पिछला लोकसभा चुनाव भी स्मरण रखना चाहिए। कल समाजवादी पार्टी ने एक ऑफिशियली आरोप लगाया, कोई मतलब पर्दे में नहीं सीधे लगाया, कि भाई 2014 से लेके और 22 तक हम जो मुसलसल हार रहे हैं उसका कारण बीएसपी है। लिखत पढ़त में आरोप लगाया और कहा बीएसपी हमको हराने का ठेका ले चुकी है, सुपारी ले चुकी है। एक मिनट आएंगे आनंद जी, मैं थोड़ी देर इस पर चर्चा करना चाहूँ, सबका विचार जानूंगा। मैं समझना चाह रहा हूं मैं अपेक्षा ही क्यों करूं कि कोई मेरे ही प्रतिद्वंदी मेरी विजय में योगदान करेगा। क्यों भाई, तो हराने का काम करेगा नहीं। और ये बात मानना कि भाई हम 14 से 22 तक इसलिए हारे कि बीएसपी ने हमारे लिए जीत की भूमिका नहीं तैयार की, इस बात को आप कहां देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? और मायावती जी आज फिर आई और तंज मार के निकलनी। उन्होंने कहा कि भैया इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो गोला हारे हो और रामपुर और मैनपुरी भी है, मायावती जी कह गई। मैच्योर पार्टियों को और उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के मैच्योर लीडर्स को इस ढंग का बयान नहीं देना चाहिए कि हम मुसलसल इसलिए हार रहे हैं, कंटिन्यूएशन में इसलिए हार रहे हैं कि फलाना फलानवा हमको हरा रहा है, हरवा रहा है मिलके। नहीं, ये भाई हर पार्टी को आजादी है अपने पत्ते चलने की। ठीक। एक अगर कोई कहे कि भाई बीजेपी को बिहार में गोपालगंज में ओवैसी ने जिता दिया, 12,000 वोटों काट लिए, ओवैसी चुनाव नहीं लड़ा, ये कैसे किस कानून के तहत तय हो जा सकता? नहीं ना। आप ओवैसी जैसी पार्टी क्रिएट करिए, आप बस दूसरी बसपा क्रिएट करिए, दूसरी शिवसेना क्रिएट करिए, आप करिए ना कुछ। केवल ट्विटर से राजनीति चलेगी क्या विकास जी? या ये कह देना कि मायावती हमको हरवा रही हैं, अब हम क्या करें बताओ? तो जो बात नावेद ने कही, मायावती जी किसी की कहने से तो राजनीति छोड़ नहीं देंगी कि अपनी दुकान बंद कर दें, ना मियां ओवैसी बंद कर देंगे। लड़ना तो इसी मैदान में पड़ेगा ना विकास जी सबको। मायावती जी किसी दूसरे के कहने से अपना राजनीतिक कारोबार तो बंद नहीं करेंगी, ना ओवैसी जी अपनी दुकान बंद करके सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेंगे। सबको आजादी है। तब ये कहना, और वो भी बड़े लोगों के द्वारा ये कहना कि हम इसलिए हार रहे, आपको नहीं लगता कि इसमें लगता है कि एक किस्म का कि भाई हम अपनी कमजोरी को दूसरे के सिर डालना चाहते हैं? सबसे हास्यास्पद स्थिति ये राजनीतिक दलों की, बसपा इकलौती पार्टी है जिसने सबके साथ गांठ जोड़ी। किसकी बी और किसकी ए? किसके साथ बसपा ने गांठ नहीं जोड़ी? कांग्रेस के साथ लड़ी चुनाव, जितेंद्र प्रसाद करवाए थे अलायंस। समाजवादी पार्टी के साथ 2 बार लड़ी, बाद में जूतों में दाल बट गई तो जिम्मेदारी कौन तीसरा लेगा? भाजपा के साथ लड़ी तो सबकी बी टीम हो जाएगी। मैं ये समझ नहीं पा रहा। मैं इम्तिहान देने बैठा हाई स्कूल में और मेरे नंबर गणित में आए 500 में, और मैं कहूं कि मेरे आगे जो बैठा था उसके चलते मेरे कम आए, या मेरे पीछे जो बैठा था उसके चलते कम आए। ऐसे कैसे हो जाएगा? क्या आप ऐसा मैदान चाहते हो कि कोई पार्टी ना रहे, मैं अकेला लड़ूंगा? ऐसे कोई स्थिति बनती है क्या कभी चुनाव में? नहीं ना। ट्रैफिक में गाड़ी चलाना पड़ेगा बाबू अगर राजनीति करनी है। मसला ये कि भाजपा जीत रही है ये कहें, या बसपा के कारण भाजपा जीत रही है। स्वाभाविक है आपके जो विरोधी पार्टियां हैं वो सीधे तो ये नहीं कहेंगे कि भाजपा जीत रही है, तो वो बाईपास रूट लेके ये कह देती हैं कि बसपा जिता रही है। अगर बात नहीं बनी चाचा की, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अब बहुत दिन नहीं बचे, गोलमोल भी करोगे तो कितनी देर? 48 घंटे, 72 घंटे, इससे ज्यादा तो पर्देदारी हो नहीं सकती। हांडी तो चौराहे पे फूटेगी दोस्त, 72 घंटे के भीतर फूटेगी, ये भी तय है। ऊंट की चोरी नेहरे तो होती नहीं है, तो आप जानते हो, पुराने आदमी हो। ठीक नहीं बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, अगर बात नहीं बनी तो स्थिति परिस्थिति क्या बन रही, घर में चर्चा क्या हो रही है? कोई सेटर, क्योंकि परसों शिवपाल जी ने कहा, उनसे पूछा कि भाई क्या होगा, तो उन्होंने भाई देखो करना उनको है, मैं तो टेलीफोन हाथ में लिए बैठा हूं, घंटी आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तय करूंगा मुझे क्या करना है।
बोले मेरे तब एंड पे फैसला नहीं होना है ना, फैसला दूसरे एंड पे होना है, वो कुछ करें तो बात आगे बढ़े। चरण सिंह का परिवार, जयंत नहीं, इनके पिताजी अजीत सिंह चरण सिंह की सीट से चुनाव हारे। वो छोटी सीट थी। राहुल गांधी अमेठी हारे, छोटी सीट थी। कमलनाथ छिंदवाड़ा हारे एक बार, छोटी सीट थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर हारे, छोटी सीट थी। इसलिए ये बात ठीक है कि जनता है दोस्त, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसके लिए ये फर्क भाई, अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। रामपुर लोकसभा और आजमगढ़ लोकसभा समाजवादी पार्टी के द्वारा हारना क्या दुनिया का 8वां आश्चर्य नहीं था? था ना, लेकिन घट गया, घट गया। कोई मान सकता था? नींद में भी किसी से पूछो कि रामपुर में भाजपा जीत जाएगी, वो कहेगा मां मजाक करते हो। और आजम खान ने कहा भी यही था कि 52% मुसलमान, उसके बावजूद कैसे हार गए। इसलिए ये जनता है दोस्त, इस बात से मैं सहमत हूं नावेशिको की कि ये आप नहीं कह सकते। उसका मन आता है तो बड़े बड़ों को अनुलोम विलोम करा देती है। रामपुर छूट गया बहस में, सारा फोकस मैनपुरी पर केंद्रित हो गया। भाजपा वहां जब लोकसभा का बाई इलेक्शन जीती, उसके बाद ये दूसरा इम्तहान है बहुत कम समय में। ठीक वही परिवार है फिर लड़ाई में, या तो आजम साहब की मान लीजिए बेगम लड़ेंगी, या उनका आजम साहब का कोई शागिर्द लड़ेगा। वहां तो सपा का मतलब आजम खान। बीजेपी इस लड़ाई को कैसे देख रही? क्या बीजेपी मान रही है कि आजम खान का लास्ट पॉलिटिकल बैटल है अपनी हैसियत प्रूव करने का? अगर मान लीजिए जैसे समाजवादी पार्टी उदाहरण के लिए अगर वो 111 सीट जीती तो इसी सेटअप में जीती, इसी चुनाव आयोग के कार्यकाल में जीती, इसी सरकार के प्रबंधन में जीती, यही सिपाही दरोगा ड्यूटी किए नहीं। अगर रामपुर से जब आजम साहब जीते थे तब भी यही स्थितियां थी, और हारे तो उन्होंने कहा कि जी निकलने नहीं दिया, किसी को वोट ही नहीं डालने दिया, ये तो जुल्म जाती हो गई। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। अंटा मतलब सिक्का खड़ा हो गया, न चित गिरा न पट, ये नहीं चलेगा। 2019 में भारत के राजनीतिक इतिहास में 1952 से जब से चुनाव शुरू हुआ तब से लेके तब तक के पूरे इतिहास में सबसे विकट, प्रचंड, दुर्धर्ष अलायंस हुआ बसपा और सपा का। किसी के पर्चा कागज पर हिसाब करके देखा जब हम लोगों ने, तो लगा किसी के पर्चा भरने की गुंजाइश नहीं बचेगी यूपी में। ठीक, तब सीबीआई नहीं थी, तब ईडी नहीं थी, ये तब जो लोग अलायंस किए वो ताकत की गोली जी खाते थे, इसलिए अलायंस कर गए, बाद में डरने लगे। किसी बात करते हो सब लोग। 19 में अलायंस कैसे हुआ? छोटा अलायंस था भारत में, उससे बड़ा अलायंस बता दीजिए वोट के हिसाब से। जो ज्यादा राजनीति समझता हो वो आके हमको बता दे। 76 लोकसभा सीटें, 76 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां इन दोनों के वोट को जोड़ दें और उसमें अजीत सिंह की पार्टी के वोट को क्लब कर दो। तो बीजेपी को पिछले चुनाव में 14 में जितना वोट मिला था उससे ज्यादा वोट था अलायंस के पास। बीजेपी और उसकी सीबीआई, ईडी और फेरा और फेमा और टेमा चेमा जितनी एजेंसी आप गिना सकते हो, वो सब लोग अंधेरी थी, उनको नहीं समझ आ रहा था कि ये अलायंस क्या है। यार एक बात तो करो, एक तरीका तो रखो। मायावती कांग्रेस की बगलगीर नहीं, कांग्रेस की अलायंस में रही उनकी पार्टी। मायावती जी की पार्टी भाजपा के साथ सरकार बनाई कई बार, अलायंस में गई, सपा के साथ अलायंस में गई। बीएसपी फिर किसकी भी टीम है? किसी एक पार्टी के साथ रही क्या बीएसपी? नहीं ना। और दूसरे कोई पार्टी को हम नियंत्रित करना क्यों चाहते हैं? ये कौन सी राजनीतिक मनोवृत्ति है कि हम तय करें ओवैसी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अरे ओवैसी तय करेंगे वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे भैया।
दूसरा कैसे कर सकता? ओम प्रकाश राजभर। क्यों भाई? अब बता रहे वो भोंपू हैं, और जब वो रथ पे घूम रहे थे तब वो हनुमान जी थे हैं? तब वो क्या थे? अब वो भोंपू हो गए। ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ भी चुनाव लड़ चुके और समाजवादी के साथ भी लड़ चुके। अब फिर समाजवादी को भला बुरा करने कहने लगे। तब किसकी ए टीम किसकी बी टीम, ये तो बताओ। नहीं, हम समर्थन खो रहे हैं जनता का, इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक ऊपर बीमारी ही नहीं मान रहे हो यार। कोई इलाज क्या करोगे? सबसे बड़ी समस्या तो यही है भारत में। कांग्रेस ने ये नहीं कहा, एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ अमिताभ जी आपने बात कही, हमको बहुत पीड़ा है और बहुत कष्ट है कि उड़ीसा में हम 13 साल में 24% वोट से 2% पे आ गए। किसी कभी बोला? नहीं। बोले देश में 24 में क्रांति होगी। अच्छा जी होगी, देखेंगे। ये तो बताओ, नहीं बताएंगे। तेलंगाना में राहुल जी, कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप वहां, भारत जोड़ो यात्रा का पूरा कार्यक्रम चल रहा, वहां कांग्रेस को वोट कितना मिला मालूम है? मैं नहीं बताऊं, गूगल से देख लीजिएगा, ठीक नहीं लगता मेरा बताना। तेलंगाना में तब किसका दोष है? किसका दोष है? कोई बीमारी मानने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी से कहिए कि भाई, वो कहेंगे ना ना जी सब ईडी सीबीआई चलते हैं, ईडी सीबीआई नहीं लड़े तो हम तो सब जगह जीत गए। अच्छा जी, कांग्रेस से पूछिए तो वो भी वही कहते हैं। तो मसला ये, तेलंगाना में तो भाजपा की सरकार नहीं है, इनको 60,000 वोट कैसे मिल गए? उड़ीसा में भी इनकी सरकार नहीं है, उड़ीसा में इन्होंने आपको रिप्लेस कर दिया। कैसे कर दिया? वहां तो नवीन पटनायक की सरकार है ना, वो बीजेपी की तो नहीं है, कांग्रेस के भी नहीं, बीजेपी के भी नहीं है। फिर कांग्रेस ने कभी ये सोचा कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में तो भाजपा नहीं है ना, ईडी सीबीआई से और जो 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 एजेंसियां हैं वो टीएमसी में लागू नहीं हुई बंगाल में। ममता बनर्जी तो मैसिव मेजॉरिटी के साथ दोबारा आई। तब नाच ना आवे आंगन टेढ़ो, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। अगर शिवपाल जी का और परिवार का मामला नहीं सुलझता तो इसमें दूसरे का क्या दोष भाई? ये तो आप ही लोगों को तय करना होगा कि उनको क्या चाहिए और आपको क्या, आप क्या दे सकते हैं। और मैंने कहा पिछला चुनाव 19 का, अभिषेक जी को आंकड़े याद होंगे, योग्य प्रवक्ता हैं, मायावती से बहुत अच्छा अलायंस था। मुझे वो रैली याद है मैनपुरी की, मंच पर थे मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, मायावती जी। शरीर मायावती जी का जाना बहुत मैटर करता है उनके वोट के लिए। उसके बाद 90,000 91,000 से ही जीतती थी ना सपा। क्यों? ये भी तो सोचिए, पब्लिक कहां है? नवीन पटनायक के यहां ईडी क्यों नहीं परेशान करती? वो लगातार मुख्यमंत्री हैं और हर बार उनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। क्यों? ममता बनर्जी क्यों? ये तो उत्तर देना होगा ना। अगर हम कहते हैं कि ईडी के कारण हम लोग हार रहे हैं तो हमको ये बताना पड़ेगा फिर ममता कैसे जीत रही है और नवीन बाबू कैसे जीत रहे और जगन रेड्डी कैसे जीते, स्टालिन कैसे जीते, ये तो बताना पड़ेगा ना। ये लोग भाजपा के नहीं है ना, भाजपा के विरोधी हैं, कैसे जीते? और अगर हम 111 जीत सकते हैं तो 202 क्यों नहीं? 111 भी इसी सिस्टम में जीते ना। अगर वोट नहीं डालने दिया तो फिर कहीं नहीं डालने दिया होता। ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन मूल बात है, मैनपुरी और रामपुर का बाई इलेक्शन महज बाई इलेक्शन नहीं है। ये समाजवादी पार्टी, आजम खान साहब का परिवार
और व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश जी की राजनीतिक प्रतिष्ठा, तीनों पर एक बड़ा मैंडेट देगा ये चुनाव। इसको आप रेफरेंडम भी कह सकते हैं। इन तीन मसलों पर, ये चार मान लीजिए, शिवपाल जी को भी जोड़ लीजिए उनके हैसियत को, इन चार मसलों पर ये रेफरेंडम होगा, जो मैनपुरी में होगा और जो रामपुर में होगा। वहां से तय होगा कि अखिलेश जी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, समाजवादी पार्टी की राजनीतिक हैसियत, आजम खान साहब का राजनीतिक वर्चस्व अपने इलाके में और शिवपाल जी का भविष्य। इन चार सवालों का उत्तर ये 2 बाई इलेक्शन देंगे। धन्यवाद।